ईटीवी भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के आयुक्त दीपांशु काबरा जी से। इनके पास में परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी है। हम परिवहन से जुड़े कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं बातचीत की। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जिसमें प्रदेश में ई व्हीकल जो है उसे प्रमोट किया जाएगा और इसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, खाका तैयार किया गया है, उसको तैयार करने में भी दीपांशु जी का अहम योगदान रहा है। क्या खास क्या है उसमें, थोड़ा शुरुआत यहाँ से करें। ईवी पॉलिसी 11 स्टेट्स ने बना ली है, हम लोग 12वें स्टेट हैं। पर हमने पूरे स्टेट्स की पॉलिसीज़ को देखा, हमने कंसल्टेंट को किया, हम लोग ने इस पे सेमिनार आयोजित किए, लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, मैन्युफैक्चरर से, इन सब से बात ली और हमारी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छी पॉलिसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी का जो पार्ट है, सब्सिडी सब जगह है, सभी लोग पॉलिसी में सब्सिडी देते हैं। इसमें सबसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की जो सबसे परेशानी है वो ये है कि आम आदमी के मन में ये रहता है कि भाई मेरी गाड़ी अगर मैं चला सकता हूँ तो कितने दूर जा सकती है, क्या ये 200 किलोमीटर जाएगी, उसके बाद मेरे बैटरी का क्या होगा, क्या वो चार्ज हो सकती है। तो हमने इस पॉलिसी में जो मेन चीज़ डाली है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और हमने इसको एक लचीली पॉलिसी बनाई है। ज़्यादातर पॉलिसियाँ अगर आप देखेंगे बाकी राज्यों की, क्योंकि कैबिनेट इसको अप्रूव करता है, एक बार वो हो जाती है तो फिर उसको बदलने के लिए फिर कैबिनेट में जाना पड़ता है, तो इसको करना कठिन होता है। तो हमने इस पॉलिसी में दो किए हैं। दो इसमें कमिटीज़ बनी हैं। एक कमेटी है जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के अंडर में, जो स्टीयरिंग कमेटी है, जो पॉलिसी डिसीजन लेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस रेट को बढ़ाना है, कैसे करना है। और दूसरी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अंडर में है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास और जो विभिन्न विभाग हैं जो इस पॉलिसी में हैं, जैसे क्रेडा हो गया, बिल्डिंग वाले हो गए हैं, रेवेन्यू वाले हो गए हैं, जो बाकी लोग हैं जो भारत सरकार से रिलेटेड, तो उन EESL है, इन सब के साथ मिल करके जो इम्प्लीमेंटेशन वाला है वो पार्ट को हम देखेंगे। जी, इसमें एक बात और आ रही है, आपने जैसे चार्जिंग पॉइंट का बताया, इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये लोग ये चाह रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ के, कि ऐसा कोई प्रावधान हो इस नियम में ताकि यहीं पर ही ई व्हीकल बनाया भी जा सके और उसे यहीं पर ही उपयोग किया। और लक्ष्य किस तरीके से निर्धारित किया है, कब तक ये काम पूरा होगा आप लोगों का? आज ही हम लोग की मीटिंग है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके संदर्भ में। दूसरा, हम स्वयं चाह रहे हैं कि यहाँ पर लोग आएँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं, और अगर आप पॉलिसी देखेंगे तो उसमें इसका सारा इम्पैक्ट दिख रहा है। नया रायपुर में जगह देने की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो इनका नॉन पोल्यूटिंग वाला है उसमें है। हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यहाँ पर हम सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं। अगर आप पॉलिसी को देखेंगे, पॉलिसी हम लोग नेट पे भी डाले हुए हैं, लोगों को, जो लोग हैं उसको करें, और अगर वो कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक नोडल डिपार्टमेंट बन करके इंडस्ट्री और बाकी जगह डिपार्टमेंट से भी हम उनकी मदद कराएंगे। तो बेसिक पर्पज़ यहाँ है कि यहाँ के उद्यमी, जैसे मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रिक ऑटो बनाने के लिए आ जाता है, तो आप ये देखिए कि जो उसकी बाकी पार्ट्स हैं वो कई सारे दिल्ली या इंपोर्ट होके आते हैं, जबकि हम छोटी छोटी वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो इस पूरे पॉलिसी का जोर यही है कि वो यहाँ पर वो सारी चीज़ हम बनाएं, यहाँ के उद्यमियों को हम उनको मदद करें ताकि वो यहाँ पर अपनी यूनिट्स लगाएं और लोगों को रोज़गार भी दें। तो कितना फ़ायदेमंद रहेगा, कोई आकलन तो आप लोगों ने कुछ ऐसा फिक्स किया होगा कि 2 साल 3 साल में अगर हम इतनी व्हीकल दौड़ा पाएँ अपने सड़कों पे तो इतना पेट्रोलियम बचत हो सकता है, इस तरीके से लोगों को फ़ायदा हो सकता है? कोई ऐसा डाटाबेस है? एकदम से आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन हम सब्सिडी का एक हम डाटा बना रहे हैं। उसमें हमने पिछले आने वाले 5 साल में करीब 200 करोड़ रुपए हम सब्सिडी के तौर पे लोगों को देंगे। ये सब्सिडी 2 व्हीलर पे होगी, ये सब्सिडी 4 व्हीलर कारों पे होगी, ये सब्सिडी बसों पे भी होगी, कमर्शियल 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उस पे भी होगी। तो हमारा ये मानना है कि ये सारी जब गाड़ियाँ और ये सारे लोग जब सब्सिडी लेंगे और ये गाड़ियाँ आएगी,
तो जो पेट्रोल है आज इतना महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, इसकी जगह में ये इलेक्ट्रिक चूज़ करेंगे। और दूसरा एक और बढ़िया जो अच्छी है, अगर आप इस गाड़ी चलाएं, मैं तो यहाँ पर ये गाड़ियाँ चलाया हूँ, ये साउंडलेस है, क्योंकि जो मोटर और ये रहती है ना, इसमें आवाज़ बहुत कम रहती है, तो इसका वो पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन भी कम है और जो नॉर्मल पोल्यूशन है वो भी कम है। और हमने बाकी बैटरीज़ के डिस्पोजल से लेकर के हम सारी चीज़ों को ध्यान रख के कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई है। और घरों में भी हमने चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के लिए बात कर रहे हैं। मल्टी लेवल अगर कोई कॉलोनी बनाता है तो वहाँ पर भी चार्जिंग पॉइंट की बात है। हम WSL के साथ मिल कर के ऑन रूट कहाँ हम चार्जिंग स्टेशंस दे सकते हैं जहाँ पे लोग जा कर के अपनी EVs को चार्ज कर लें। तो मेजर हमारा थ्रस्ट ये है, क्योंकि गाड़ी तो देखिए आम आदमी अगर वो रह रहा है वो ले लेता है, क्योंकि उसको अगर शहर में ही 200-250 किलोमीटर जाना है तो उसको काफ़ी पैसे की बचत होती है। उसको ये समझिए कि उसको 1 रुपये किलोमीटर खर्चा आता है। एक रफ़ अगर हम करें 5 रुपये यूनिट के हिसाब से जो अगर हम बिजली का लेते हैं तो उसको जो खर्चा है वो काफ़ी कम है, 1 रुपये पर किलोमीटर रफली जो लोग कहते हैं। तो उसका खर्चा 1/10 हो जा रहा है आपका जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी ये गाड़ियाँ महंगी हैं, तो उसी के लिए राज्य शासन ने उसको सब्सिडाइज़ करने के लिए बात कही है, ताकि आम आदमी को वो जो महंगी है उसका बोझ कम लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए। आपने पहले ही बताया कि चार्जिंग पॉइंट्स लगेंगे, तो स्टेट हाईवे में और नेशनल हाईवे में दोनों में टारगेटेड आप लोगों ने किया हुआ है कि यहाँ लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, हाँ, हम लोग प्लान कर रहे हैं शहरों में, फिर हाईवेज़ पे, और स्टेट हाईवेज़ पे, नेशनल हाईवेज़ पे, और जहाँ पर भी हमको दिखेगा, वो इसी के लिए लचीली इतनी है कि जहाँ भी हमको दिखेगा हम उसको जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बन रहा है इसके लिए, वो उन एरियाज़, उन जगहों को ऑक्शन करेगा जो सबसे कम रेट पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करा पाएगा, हम उसको वो देंगे। एक अब जनसंपर्क से जुड़ा हुआ एक सवाल, क्योंकि ज़्यादातर पत्रकार अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं सुरक्षा कानून, जो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, कब तक, क्या वो तैयार हो चुका है, कब तक वो आ जाएगा, क्या स्थिति है? पत्रकार सुरक्षा कानून की जो सेक्रेटरी लेवल कमिटीज़ हैं उसने उसको फाइनल मीटिंग हुई थी, उसमें कर दिया। अब हम उसको फाइनलाइजेशन कर रहे हैं, जो चेंजेस करने का है वो भी जल्द आएगा। आप सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी आपकी कई बार तारीफ़ की है। आपको लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात को आप अपने ढंग से लोगों को मैसेज देते हुए पहुंचा सकते हैं, और इसमें समय के हिसाब से होना भी चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया आजकल सारे चूँकि हमारे 50-60% स्मार्टफोन्स हो गए हैं, तो सोशल मीडिया सभी लोगों ने यूज़ किया है। छत्तीसगढ़ में खासकर फेसबुक काफ़ी है, ट्विटर अब बहुत लोग यूज़ करने लग गए हैं। वो एक माध्यम हो गया है लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने का भी। और लिंक्डइन से लोग बिज़नेस से रिलेटेड लगे हैं। तो धीरे धीरे नया यूथ, नई जनरेशन है, वो सब आजकल उसी में, इंस्टाग्राम में कर रहे हैं, यूट्यूब है, आप यूट्यूब व्यूज़ देखें, आप अपने खुद के चैनल उसके देखेंगे, इतनी सारी है। तो ऐसे समय में हम ये माध्यम है जिसके माध्यम से हम सरकार की चीज़ों को, सरकार की जो स्कीम्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से लेकर के वो जो चाह रहे हैं उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। और इसी के लिए हम इस प्रचार माध्यम को काफ़ी यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में 24 घंटे आपके साथ अवेलेबल है, तो आप उसको देखते हैं जब तक आपके पास डाटा होता है। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम का हम बखूबी यूज़ हमको करना चाहिए। एज़ अफसर अगर हम अपनी कोई चीज़ बात रखना चाह रहे हैं, कोई उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, कोई हम अपने डिपार्टमेंट की स्कीम बताना चाह रहे हैं, तो वो हम उसका माध्यम का यूज़ कर सकें। ये आखिरी सवाल आपसे, ये भी परिवहन से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1000 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे प्रदेश भर में, जहाँ से लोग आसानी से जो छोटी छोटी समस्याएं रहती, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की, वो अभी शुरुआत भी कई जगह हो चुकी है। क्या आपको लगता है यहाँ रोज़गार भी लोगों को मिल रहा है,
सुविधाएं भी जो लोग चाहते थे काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है, अब नज़दीक में ही। परिवहन सुविधा केंद्र का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमने इसको स्टार्ट इससे किया था कि जो लर्निंग लाइसेंस है, भारत सरकार ने पॉलिसी लाई है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए अब आपको आरटीओ आने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसको एक परिवहन सुविधा केंद्र में कन्वर्ट किया। उससे जो आदमी इसको ले रहा है उसको अपने कंप्यूटर और ये लगा करके वहाँ पर वो अपनी ये लोगों की एग्ज़ाम लेगा, वहाँ से लोग पास होंगे और उसको वहाँ लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। परमानेंट लाइसेंस के लिए उसको आरटीओ आना पड़ेगा। उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ई ट्रैक्स बनाए जिसमें ट्रैक में वो एग्ज़ाम देगा। अभी आगे हो सकता है 2-3 महीने में वो भी हो जाए। दूसरा हमने इसके साथ और एक चीज़ें लवाई, क्योंकि जो अगर परिवहन सुविधा केंद्र लगा रहा है, जो पैसा लगा रहा है उसको उसका पैसा, उसका लेबर लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो उसका ऑप्टिमम यूज़ है। तो हमने वहाँ पर और भी सुविधाएं उन लोगों को दे दी। मान लीजिए आपको परिवहन से रिलेटेड आपको कोई पैसा पटाना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो अभी क्या हो गया है कि परिवहन विभाग पूरा ऑनलाइन हो गया है। जो परिवहन में कर रहे हैं, कई लोग ऑटो वाले होते हैं, कई रिक्शे वाले होते हैं जिनको पता नहीं होता है, वो आरटीओ जाते हैं तो एजेंटों के चक्कर काटते हैं। एजेंट उनसे मनमानी जो वो पैसा ले लिया ले लेता है। इन जगह में सरकार ने फ़ीस निर्धारित कर दी है कि आपको इतने फ़ीस पे ये सुविधा मिल जाएगी। तो उसका काफ़ी फ़ायदा हो गया। रायपुर चालू हो गए हैं, बाकी जगह से भी लोगों के आ गए। हम लोग उसको स्क्रूटनी करके उसमें दावा आपत्ति ले रहे हैं। मुझे लगता है ये आने वाले महीने 1.5 महीने में हम लोग राज्य भर में करीब 200-300 परिवहन सुविधा केंद्र कर लेंगे। फिर जैसे डिमांड होगी फिर आगे उसको फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। दीपांशु काबरा जी ने अलग अलग जो उनसे जुड़े हुए विभाग हैं, खासकर परिवहन विभाग से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर अपनी राय रखी। जनसंपर्क विभाग में जो लंबित मांगे रही है पत्रकारों की, पत्रकार सुरक्षा कानून, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।